नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रतिदिन की तरह आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशन बैच में मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो सीरीज जो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस के एग्जाम के बेसिस पे तैयार की गई है और जो आपके फ्यूचर के एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन इसका ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का लिए होगा क्या कि इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 54 प्लस 4। अब इसका एलसीएम क्या होगा ये ध्यान दो आप। इसका एलसीएम हो जाएगा 540 और प्लस 4। तो ये 544 एक ऐसी संख्या है जिसको 12 से, 15 से, 20 से और 54 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। इस सवाल को कैसे आप कर पाओगे ये देखो ये 54 जो है ना, 54 क्या है, 54, 12, 15 और 20 का एलसीएम 540 ही होगा, ये पक्का है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे तो 5 भाई 3 से कटना चाहिए। अगर 12 है तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ 5, 4, 9 ये तो 3 से कट रहा है और आपका 20 है तो 4, 5 4 से भी कटना चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 20 वाला है ना, 20 में क्या होना चाहिए, 4 और 5 से विभाज्यता होनी चाहिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो संख्या 4 से विभाज्य है। आपको एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही जज करके निकाल लोगे। तो एलसीएम तो 540 आ जाएगा, लेकिन 4 जोड़ना है क्योंकि हर बार शेषफल हमको 4 चाहिए। तो 440 और प्लस 4 यानी 544 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपए है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बस ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष 630 रुपए है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया क्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे। देखो मान लो 1 रुपए की वस्तु कमाता है वो और खर्च कर दिया 1/4 खाने पर और 2/3 किराए पर, तो बराबर कितना बचा ये देखो। 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 माइनस 4 त्याई 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 यानी 1/12 बराबर 630 या 1 बराबर 630 गुणित 12। अब कह रहे हैं उसने किराए पे कितना खर्च किया, तो किराए पे कितना खर्च है, 2/3 खर्च है। तो 2/3 बराबर 630 गुणित 12 और गुणित 2/3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 शून्य 0, 8 तरीके 24 की 4 हासिल 2, 8 छक 48 और 2 50, 5040 रुपए वह किराए पे खर्च कर रहा है। ये बात पक्की हो गई। सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है और ये प्रीवियस क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। पूरा पैसा एक था, 1/4 और 2/3 घटा दिया तो 1/12 बचा। यही 1/12 630 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 630 गुणित 12, उसका 2/3 निकाल लिया आपने तो 5040 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है।
बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहे हैं आपसे कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है, खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 900 रुपए की वस्तु है, 900 रुपए की वस्तु है, और अगर आपने 40% डिस्काउंट लिया तो कितना, 9 चौके 36, 360 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ये छूट हो गई। यानी आपके लिए सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 540 और एसपी कह रहा है 900, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 540, सॉरी छूट, हाँ ठीक। तो प्रॉफिट कितना हो गया, यही 360 का प्रॉफिट है आपके पास, 360 बटा 540 गुणित 100, 0 0 से खत्म, 9 चौक 36, 9 छक 54, और ये बराबर आ जाएगा 66 होल 2/3%। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, ठीक। अगला सवाल ध्यान देना। अगले सवाल में कह रहे हैं कि कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज में से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर दर जो है वो रेट क्या है, रेट है 4% वार्षिक, तो 6 महीने में क्या होगा, 6 माह में ब्याज दर हो जाएगा 2%, और 2% बराबर हो जाएगा 150, यानी 1% बराबर 75। तो अगर आप बात करते हैं कि कितना राशि था, तो राशि 100% रही होगी, 100% बराबर 7500। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7500। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई आप अगर 100 रुपया किसी से उधार लेते हो 4% वार्षिक दर से, तो 1 साल के बाद आप 4 रुपया ब्याज के रूप में देंगे। लेकिन अगर 6 महीने बाद ही पैसा लौटा रहे हैं तो 2 ही रुपया तो ब्याज देंगे। तो वही 4% वार्षिक है, लेकिन 6 महीने में 150 रुपए ब्याज हो गया, यानी 2% बराबर 150, तो 1% बराबर 75, तो मूलधन 100% बराबर 7500। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको थोड़ा सा इजी टैकल करने की जरूरत है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज का मामला है, मान लो मूलधन 100 रुपया है, ये मान लो आपका मूलधन है, कितने साल में, 2 साल में। आर आपको पता करना है, ये कितना हो गया, 2.25 गुना, यानी 100 गुणित 2.25, यानी बराबर हो गया 225। 225 में दोस्त 100 रुपए तो आपका मूलधन है, ब्याज क्या है 125, यानी 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना है 125 रुपए। तो सीधा सीधा सा सवाल है कि अगर ये 2 साल का ब्याज 125 है, तो बहुत सीधी सी बात है कि एक अगर अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो 125/2 यानी 62.5% ब्याज आना चाहिए, यानी ब्याज काफी लंबा आएगा। दर जो 25%, 30%, 45% दे रहे ये सब नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करो। अब इसको एज्यूम कर सकते हो आप। अब यहां से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 100 रुपए पर अगर 50% की दर से ब्याज दिया हो तो पहले साल ब्याज 150, दूसरे साल 100 रुपया प्लस 50 रुपया ब्याज का मूलधन में जुड़ जाएगा, तो ये 100 रुपए पर ब्याज 50 और 50 का ब्याज 50% से 25 जुड़ के 125 हो गया। ये सब जुड़ के 125 हो गया। इसका मतलब है ब्याज की दर कितनी है 50%। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये समझ लो कि अगर आपको 125 रुपए ब्याज चाहिए तो दर क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणित 50/100, यानी ये 125 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फिक्स करोगे 50%। ये तो एक बेसिक लॉजिकल वो मेथड है जो बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा ही समझ सकता है, और आपको बिना पेन पेपर या बहुत कम अप्रोच में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करने में आपको दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करिए, ये मेथड आप नोट कर लीजिए, और आपको मैं एक दूसरा भी तरीका, फार्मूला वाला तरीका बता देता हूं, आप उस तरीके से इसको कर सकते हो।
देखो कैसे करोगे। ध्यान दीजिए, सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करो दोस्त। ऐसे सवालों को लगाने का एक तरीका ये है, R इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100। अब देखो A2 कितना है भैया, A2 है 2.25, तो A1 कितना होगा, 1 रुपये का इतना गुना हुआ है, या इसको 225 मान लो तो ये 100 मान लो, ये ज़्यादा आसान है। तो 225 के बटा 100, 225 बटा 100 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100, तो 15/10 माइनस 1 अब गुणित 100, सॉल्व कर लोगे तो ये मिलेगा आपको 50%। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। A2 क्या होता है, फाइनल अमाउंट, A1 क्या होता है, इनिशियल अमाउंट। बस आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में कितना प्रतिशत लाभ है। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो ध्यान से समझना दोस्त, अगर 1 रुपए का 12 रुपए में 12 वस्तु मतलब सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 1 रुपया, और एसपी कितना है 1.25 रुपया, तो सीधा सा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट 25% हो गया। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहे हैं कि किसी बक्से में 180 रुपए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिसका अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। 50 पैसे वाले रखे सिक्के की संख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा जरा सा। ध्यान दीजिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, क्या अनुपात है इनका, संख्या का अनुपात, 1 2 2 3 और 4, ठीक है। तो मूल्य का क्या अनुपात हो जाएगा, 1 रुपए का अगर 2 सिक्के है तो उसका मूल्य 2 रुपया, 1 रुपए का 50 पैसे का 3 सिक्का है तो मूल्य 3/2, और अगर 25 पैसे का 1 सिक्का है तो उसका 1 मूल्य। या मूल्य का अनुपात करोगे तो 4 संबंधे 3 संबंधे 2, तो 4 3 7 2 9, 9 बराबर 9 रुपया बराबर 9 बराबर 180 की, तो 1 बराबर 20 के, ठीक। तो 50 पैसे के सिक्के का मूल्य बराबर 20 3 60 रुपया, और संख्या की बात करोगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 120 सिक्के। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। संख्या का अनुपात दिया है, उसको मूल्य के अनुपात में बदल लीजिए, और मूल्य का अनुपात बराबर मूल्य के अनुपात का अनुपातिक योग 180 रुपए के बराबर है। वहां से आप सीधे सीधे निकाल लेंगे कि 60 रुपए मूल्य का 50 पैसे का सिक्का है, और अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 60 रुपया है तो संख्या 120 रुपए होगी। यहां तक क्लियर है मामला। अगला क्वेश्चन कह रहे 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उसमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दो। 3 संख्या a प्लस b प्लस c बराबर 180, औसत 60 तो योग 180। अब कह रहे हैं पहली संख्या a
शेष दो संख्याओं b प्लस c के योग के 1/4 के बराबर है, यानी बटा 4, यानी आप ये कह सकते हैं कि b प्लस सी बराबर 4a। हम यहाँ b प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, a प्लस 4a इज इक्वल टू 180, या 5a इज इक्वल टू 180, या a इज इक्वल टू 36। ठीक, आंसर पहली संख्या पूछ रहा था, आंसर 36। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, कोई समस्या ही नहीं है दोस्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है, ठीक है, 4200 रुपए है। तो ध्यान दो, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4200। 4200 का मतलब है 4000 प्लस 200, और 35 व्यक्तियों की औसत, तो 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, यानी कितनी? 4000। ये 200 रुपए आय जो ज्यादा, अब लोग कितने हो गए? 75। तो यहां तो औसत सही है, 4000 इनका भी, 4000 उनका भी, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क कौन डालेगा? ये 200। कितने लोगों के लिए? 40 लोगों में है, बटा 75 कर दोगे आप, तो 25 तिया 75, 25 अट्ठा 200, 8 चौका 32, 320 बटा 3, यानी 106 सही 2/3। ये औसत बढ़ जाएगा, यानी अगर औसत 4000 था तो नया औसत हो जाएगा, नया औसत 4000 प्लस 106 सही 2/3, यानी 4106 सही 2/3, ये नया औसत हो जाएगा। बात को फिर से समझ लो भाई, देखो एक समूह का औसत अगर 4000 हो और दूसरा समूह भी 4000 के औसत का उसमें शामिल हो जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस 4200 को तोड़ दिया, 4000 और 200। औसत पे जो इफेक्ट डालेगा वो ये 200 डालेगा, और 200 की वैल्यू 40 लोगों में हो गई, 200 गुणित 40, अब ये 75 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर हेड कितना आएगा? 106 सही 2/3। अब पहले औसत 4000 था, 4000 बेस एवरेज हो गया, और 106 सही 2/3 जोड़ दिया तो 4106 सही 2/3 इसका आंसर होगा। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है, तो निम्न में से, ऑप्शन थोड़ा सा छूट गया है यहाँ, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? अगर आपको वर्ग के विकर्ण की लंबाई पता है, यदि आपको वर्ग के विकर्ण की लंबाई पता है तो क्षेत्रफल a²/2 होता है। ये फार्मूला है, इसको याद रख लो। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लाट की भुजा में 5 संबंधे 4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लाट का परिमाप क्या है? ध्यान से समझना जरा। कह रहे हैं कि एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5 संबंधे 4 का अनुपात है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। 500 वर्ग मीटर है, यानी ये कितना है? 5x, और ये कितना है? 4x। और तब देखो 20x² बराबर 500, 0 0 से खत्म, 2x बराबर कितना हो गया? 5, यानी ये हो गया 25 और ये हो गया 20। परिमाप पूछा जा रहा है आपसे, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 25 प्लस 20 45 दूना 90। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे एकदम फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी है, घनाभ का आयतन क्या होगा? समझने की कोशिश करिए दोस्त। घनाभ की भुजाओं में क्या अनुपात है? x, 2x और 3x। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये L है, ये B है और ये H है। 2LB प्लस BH प्लस LH, और ये बराबर है 88 के। तो 2LB का मतलब हो गया 3 दूनी 6x² प्लस BH 2x² प्लस LH 3x²।
बराबर 88। तो 3 2 5, अच्छा 5 11x² बराबर 44 या x बराबर 2। ठीक, तो घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्त? आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर होता है LBH। तो 3x इंटू 2x इंटू x, तो 6x क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 और 8 छाक 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, एकदम सिंपल सा सवाल है। LBH पता है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो 2LB प्लस BH प्लस LH, और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे LBH निकल जाएगा, और आयतन निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच। अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किग्रा है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानापन्न कर दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है ना, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सवाल है, बिना पेन पेपर का। कैसे करोगे? मान लो अगर जो नया व्यक्ति आया उसका औसत भार, अगर उसका भार अगर 65 होता तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने पहले ही बताया औसत में आपको कि औसत में अगर किसी समूह का भार निश्चित है, औसत भार दिया हुआ, किसी समूह का औसत भार है या औसत आय है, तो उसी आय या आयु का कोई आए या कोई चला जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब उसमें से एक नए व्यक्ति के उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। यही बात हो रही है। तो नया व्यक्ति जो आ रहा है वो कितना भार लेके आ रहा है? 1.5 औसत बढ़ जाता है, यानी 8 लोगों में 1.5 बढ़ जाता है, यानी 12 बढ़ जाएगा। तो 65 प्लस 12 बराबर 7, 67, 7 और 6 7, 77 kg। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। अशोक है और प्रदीप, 4:3। क्या कह रहे हैं? 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ये 4x है और ये 3x है। तो 4x प्लस 6 बराबर 26, तो x बराबर 5। तो कह रहे हैं प्रदीप की आयु कितनी है? प्रदीप 5 3 15, प्रदीप 15 साल का है। क्लियर हो रही बात? प्रदीप 15 साल का। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, दी गई संख्या है। सीधा सा मतलब है कि मान लिया कोई संख्या x थी, x का 3/4 निकल गया गलती से, वो कितना ज्यादा था सही से? 3/14 x बराबर 150। दोनों का अंतर 150 के बराबर है। सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करना। यहां आपको एलसीएम मिल जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 7 28, 7 के 21x माइनस 14 6x बराबर 150, या 15x बटा 28 बराबर 150, या इसको काट लेंगे आप 10 बार, तो x बराबर हो जाएगा 280। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संख्या का 3/14 निकालना था, निकल गया 3/4, तो कह रहे हैं कि 150 सही उत्तर से 150 अधिक प्राप्त हो गया। तो 3/4 और 3/14 का अंतर 150 हो गया, तो आप निकाल लेंगे x बराबर 228। ठीक है, आज सिलेक्शन गुरुजी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और शानदार बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।